तो स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी के एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बच्चों, यह यूपीपी के एग्जाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए, पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ये बताना है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ए कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, बी कह रहा है मुंशी आयंगर, सी बाल गंगाधर खेर, और डी कह रहा है काका साहब कालेलकर। तो आपको ये बताना है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बच्चों, पहले का उत्तर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर खेर जो थे यह राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। चलिए, अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? आपको ये बताना है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है। पहला कह रहा है ब्रजभाषा, दूसरा खड़ी बोली, बुंदेली और बांगरू। तो आपको ये बताना है कि सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है। बच्चों, सभी की सभी बोलियां जो हैं वो आ, पश्चिमी हिंदी के ही हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि इसमें सबसे प्रमुख बोली कौन है। तो बच्चों, इसमें सबसे प्रमुख बोली जो है वो ब्रज भाषा है, वो कि साहित्यिक रूप से बहुत ही समृद्ध है। पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा साहित्यिक रूप से बहुत समृद्ध है। तो प्रमुख बोली कौन है? ब्रज भाषा। चलिए, सवाल नंबर तीसरा कह रहा है कि हरियाणा या बांगरू किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो आपको ये बताना है कि हरियाणा या बांगरू, हरियाणवी या बांगरू जिसको कहते हैं, किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, नागरी अपभ्रंश से, या मागधी अपभ्रंश से। तो आपको ये बताना है कि हरियाणवी या बांगरू किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ए कह रहा है पश्चिमोत्तरी शौरसेनी, बी कह रहा है अर्धमागधी, सी कह रहा है नागरी, और डी कह रहा है मागधी। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा ए, पश्चिमोत्तरी शौरसेनी से इसका विकास हुआ है। तो तीसरे का विकल्प नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। कह रहा है कि मगही जो है वो किस उपभाषा की बोली है। तो आपको ये बताना है कि मगही किस उपभाषा की बोली है। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, या बिहारी हिंदी। तो आपको बताना है कि मगही किस उपभाषा की बोली है। राजस्थानी की है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, या बिहारी हिंदी की है। तो बच्चों, मगही जो है वो बिहारी हिंदी की है, जिसमें तीन बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। तो चौथे का विकल्प जो है वो डी सही हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 5 देखते हैं। 5 कह रहा है कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। तो आपको ये बताना है कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है। ए कह रहा है कि रूप रचना, बी ध्वनि, सी इतिहास, और डी अर्थ कह रहा है। तो आपको ये बताना है कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है। रूप रचना है, ध्वनि है, इतिहास है, या अर्थ है। तो बच्चों, भाषाओं के जो पारिवारिक वर्गीकरण है उसका आधार रूप रचना है। विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर 6वें की। कह रहा है कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। तो आपको ये बताना है कि भोजपुरी की उत्पत्ति हुई है अर्ध मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, या ब्राचड़ अपभ्रंश से। तो आपको बताना है कि किससे हुई है। अर्ध मागधी, मागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, या ब्राचड़ अपभ्रंश से। तो बच्चों, भोजपुरी की जो उत्पत्ति हुई है वो मागधी अपभ्रंश से हुई है। विकल्प नंबर बी जो है वो 6वें का सही हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर 7 में। सवाल नंबर 7 में कह रहा है कि यह कौन सा सर्वनाम है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको ये बताना है कि यह जो है वो किस तरह का सर्वनाम है। ए ऑप्शन कह रहा है कि निजवाचक, बी पुरुषवाचक, सी निश्चयवाचक, और डी संबंधवाचक। तो आपको बताना है कि यह जो है वह किस तरह का सर्वनाम है। निजवाचक है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, या संबंधवाचक है। तो बच्चों, यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 8वें में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए।
तो आपको नीचे 4 विकल्प मिलेंगे, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। ए कह रहा है राधा, बी वह, सी सुंदर और डी विभीषण। भीषण, विभीषण। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा पद जो है वो सर्वनाम है। राधा, वह, सुंदर और विभीषण। तो बच्चों इसमें से वह जो है वो सर्वनाम पद है। क्या है? सर्वनाम पद है, जबकि राधा विभीषण व्यक्तिवाचक संज्ञा है और सुंदर जो है वो विशेषण है। चलिए, नवा कह रहा है कि को किस कारक की विभक्ति है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। तो आपको ये बताना है कि को किस कारक की विभक्ति है, इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। ए कह रहा है संबंध, बी अपादान, सी कर्ता और डी कर्म। तो आपको ये बताना है कि को जो है वो किस कारक की विभक्ति है। सही विकल्प का चयन आपको करना है। संबंध कारक की, अपादान कारक की, कर्ता कारक की या कर्म कारक की। तो बच्चों को जो है वो कर्म कारक की विभक्ति है। विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। सवाल नंबर 10 में कह रहा है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो आपको ये बताना है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। आपको सही विकल्प बताना है। ए कह रहा है संज्ञा, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम। तो आपको बताना है कि लिंग निर्धारण हिंदी में किसके आधार पर किया जाता है। संज्ञा, विशेषण, क्रिया या सर्वनाम। तो बच्चों संज्ञा के आधार पर किया जाता है। विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। लिंग का निर्धारण हिंदी में संज्ञा के आधार पर होता है। चलिए, सवाल नंबर 11 में कह रहे हैं कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। तो आपको कौन सर्वनाम का गुणवाचक बनाना है, नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा इसका गुणवाचक बनेगा। ए कह रहा है कितने, बी कह रहा है कैसा, सी कह रहा है कितना और डी कह रहा है किस। तो आपको ये बताना है कि कौन का जो है वो गुणवाचक क्या बनेगा। कितने बनेगा, कैसा बनेगा, कितना बनेगा या किस बनेगा। तो 11 का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? 11 का उत्तर बी हो जाएगा, इसका कैसा बनेगा। चलिए, अब आते हैं सवाल नंबर 12। कह रहे कि रहीम किस तरह की संज्ञा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। आपको बताना है कि रहीम किस तरह की संज्ञा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। ए कह रहा है व्यक्तिवाचक, बी कह रहा है भाववाचक, सी कह रहा है जातिवाचक और डी कह रहा है समूहवाचक। तो बच्चों रहीम शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। विकल्प 12 का ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। कह रहा है किस वाक्य में विधेय विशेषण है। आपको बताना है कि किस वाक्य में विधेय विशेषण का प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है। सुशीला बढ़िया काम करती है, पके फल ही प्रयोग में लाने चाहिए, सभी की नीली छतरी चाहिए, सभी को नीली छतरी चाहिए, मेहुल का घर आलीशान है। तो आपको ये बताना है कि किसमें जो है विधेय विशेषण का प्रयोग हुआ है। ए विकल्प में, बी विकल्प में, सी विकल्प में या डी विकल्प में। तो 13 का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों 13 का उत्तर सही हो जाएगा डी, मेहुल का घर आलीशान है, इसमें विधेय विशेषण का प्रयोग किया गया है। चलिए, सवाल नंबर 14 कह रहा पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, रेखांकित पदबंध है। तो आपको रेखांकित में पदबंध बताना है। ए कह रहा है संज्ञा, बी विशेषण, सी क्रिया और डी कह रहा है क्रिया विशेषण। तो आपको ये बताना है कि पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, तो जो इसमें रेखांकित किया गया है उसमें कौन सा पदबंध होगा। संज्ञा होगा, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण। तो बच्चों इसमें जो पदबंध हो जाएगा वो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। विकल्प नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो आपको ये बताना है कि उसने टेढ़ी चाल चली, इसमें कौन सा कारक है। ए कह रहा है संबंध कारक, बी कह रहा है अधिकरण कारक, सी कह रहा है कर्म कारक और डी कह रहा है कर्ता कारक। तो ये अधिकरण लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? ये अधिकरण लिखा हुआ है, अधिकरण कारक। तो बताइए कौन सा उत्तर इसका सही होगा। उसने टेढ़ी चाल चली, तो बच्चों इसमें जो कारक हो जाएगा वो कर्ता कारक हो जाएगा। विकल्प नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा 15 का। चलिए,
सवाल नंबर 16 में कह रहे कि ने किस कारक की विभक्ति है, सही विकल्प का चुनाव करिए। आपको बताना है कि ने जो है वो किस कारक की विभक्ति है, सही विकल्प इसमें से क्या होगा। ए कर्म, बी संबंध, सी कर्ता और डी अधिकरण। तो आपको बताना है कि ने जो है वो किस कारक की विभक्ति है, कर्म की है, संबंध की है, कर्ता की है या अधिकरण की है। तो बच्चों ने विभक्ति जो है वो कर्ता कारक की विभक्ति होती है, तो विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17 में कह रहा वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है। तो आपको ये बताना है कि वह घर से बाहर गया में से कौन सा कारक है। ए कह रहा है कर्ता, बी कर्म, सी करण और डी अपादान। तो आपको ये बताना है कि वह घर से बाहर गया, इसमें जो से लगा है वो कौन सा कारक होगा। कर्ता होगा, कर्म होगा, करण होगा या अपादान होगा। तो आपको उत्तर इसका बताना है। तो बच्चों इसमें उत्तर हो जाएगा डी, अपादान कारक होगा। वह घर से बाहर गया अर्थात घर से बाहर निकल गया। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। तो आपको सवाल नंबर 18 में स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। ए कह रहा है धुआं, बी कह रहा है संध्या, सी कह रहा है भत्ता और डी कह रहा है चाचा। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। धुआं, संध्या, भत्ता और चाचा। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से स्त्रीलिंग जो है वो होगा। तो बच्चों इसमें से संध्या शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, बाकी सभी के सभी पुल्लिंग है। सवाल नंबर 19 में आई, इसमें इनमें से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। तो आपको इनमें से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। ए दया, बी निर्धनता, सी बुढ़ापा और डी दुर्घटना। तो आपको इसमें से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। ए कह रहा है दया, बी निर्धनता, सी बुढ़ापा और डी दुर्घटना। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें से पुल्लिंग शब्द होगा। तो बच्चों इसमें से पुल्लिंग जो हो जाएगा वो बुढ़ापा होगा, बाकी सभी शब्द स्त्रीलिंग है। चलिए सवाल नंबर 20 में आते हैं। कह रहा है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो आपको 20 में भी पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। ए कह रहा है घास, बी आय, सी व्यय और डी नहर। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है। घास, आय, व्यय और नहर। तो बच्चों इसमें से पुल्लिंग शब्द जो है वह 20 वाले में सी हो जाएगा। ये इसमें पुल्लिंग है, बाकी सभी के सभी शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग है। चलिए सवाल नंबर 21 में आते हैं। कह रहे निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग का चयन कीजिए। तो आपको इसमें से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। सूचीपत्र, किताब, गंगा और संसद। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है। सूचीपत्र, किताब, गंगा और संसद। तो बच्चों इसमें से पुल्लिंग शब्द जो है वो ए विकल्प हो जाएगा। सूचीपत्र पुल्लिंग है, बाकी तीनों शब्द स्त्रीलिंग है। चलिए सवाल नंबर 22 पर आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग इसमें से नहीं है। पानी, नानी, कहानी, रानी। तो आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द इसमें से स्त्रीलिंग नहीं है। पानी, नानी, कहानी, रानी। तो आपको 22 वाले का उत्तर देना है। तो बच्चों 22 का उत्तर हो जाएगा ए, पानी जो है वो पुल्लिंग शब्द है, बाकी सभी के सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। चलिए सवाल नंबर 23, निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो आपको 23 में बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। मजा, सजा, कजा, रजा। तो आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो 23 में आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। मजा, सजा, कजा और रजा। तो बच्चों 23 में विकल्प ए मजा ये पुल्लिंग है, बाकी सभी शब्द सजा, कजा और रजा स्त्रीलिंग है। ये सभी के सभी शब्द क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग। चलिए सवाल नंबर 24 में कह रहा है कि निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। मैं कल नहीं आऊंगा, ये फूल सुंदर हैं, लड़का रोते रोते घर पहुंचा और आज शाम को मत आना। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो क्रिया विशेषण से युक्त है। मैं कल नहीं आऊंगा, ये फूल सुंदर हैं, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, आज शाम को मत आना।
तो इसमें आपको क्रिया विशेषण युक्त वाक्य बताना है। तो बच्चों इसका विकल्प हो जाएगा सी, यह क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। चलिए सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 में कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो आपको उस विकल्प का चुनाव करना है जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ए कह रहा है सुखदाई, बी घटाव, सी मनुष्यता और डी शीतल। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प नहीं है। ए सुखदाई, बी घटाव, सी मनुष्यता और डी शीतल। तो बच्चों इसका विकल्प नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, शीतल वाला। कौन सा विकल्प सही होगा? तो बच्चों आपका विकल्प नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, शीतल वाला विकल्प सही हो जाएगा। बाकी सभी के सभी भाववाचक संज्ञा है। चलिए सवाल नंबर 26 में निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आपको 26 में बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ए कह रहा है चना, बी अरहर, सी बाजरा और डी उड़द। तो आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द जो है इसमें स्त्रीलिंग है। चना, अरहर, बाजरा और उड़द। तो बच्चों इसमें से स्त्रीलिंग जो शब्द है वो शब्द है अरहर। बाकी सभी जो है वो पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 27। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द जो है इसमें से पुल्लिंग है। आय, व्यय, नहर और लहर। तो आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द इसमें से पुल्लिंग है। आय, व्यय, नहर और लहर। तो बताना है कि कौन सा शब्द इसमें से पुल्लिंग है 27 में से। आय, व्यय, नहर और लहर। तो बच्चों इसमें से व्यय शब्द जो है वो पुल्लिंग है। बाकी सभी के सभी शब्द स्त्रीलिंग है। चलिए सवाल नंबर 28। कवि का स्त्रीलिंग होगा। आपको 28 में ये बताना है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। कवित्री, कवियत्री, कवयित्री या कवियत्री। तो आपको ये बताना है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग बताना है। ए कह रहा है कवियत्री, बी कह रहा है कवियत्री, सी कह रहा है कवयित्री और डी कह रहा है कवियत्री। तो बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा। तो बच्चों 28 का विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, कवयित्री होता है। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 29। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो 29 में आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। ए कह रहा है आशा, बी कह रहा है अंत्येष्टि, सी कह रहा है इच्छा और डी कह रहा है निराला। तो आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द इसमें से स्त्रीलिंग नहीं है। तो बच्चों इसमें से निराला शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 30। कह रहा है ऋषि का स्त्रीलिंग है। आपको ये बताना है कि ऋषि का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषिका और ऋषि। तो आपको ये बताना है कि ऋषि का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषिका या ऋषि। तो बच्चों इस ऋषि का स्त्रीलिंग बनेगा ऋषिका। विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आते हैं सवाल नंबर 31। कह रहा है लिंग की दृष्टि से दही क्या है। आपको ये बताना है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। तो आपको लिंग की दृष्टि से दही क्या है बताना है। तो बच्चों हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग होता है। तो दही हिंदी में लिंग की दृष्टि से पुल्लिंग है। तो विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 32। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। ए कह रहा है उत्साह, बी कह रहा है चक्रव्यूह, सी मृत्यु और डी संकल्प। तो आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या संकल्प। तो आपको स्त्रीलिंग की पहचान करनी है सवाल नंबर 32 में। तो बच्चों 32 का उत्तर हो जाएगा सी, मृत्यु शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 में कह रहा है कि क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको 33 नंबर का उत्तर करना है कि कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं होता है। वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में या आज्ञार्थक रूप में। तो 33 का बताना है कि क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं होता है। वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यकालीन रूप में, भूतकालिक रूप में या आज्ञार्थक रूप में। तो बच्चों 33 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आज्ञार्थक रूप में। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 34।
कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो आपको इसमें से संयुक्त वाक्य की क्या करनी है, पहचान करनी है। ए कह रहा है मैं भी आपके जैसी डॉक्टर बनना चाहता हूं। बी कह रहा है मीता नए कपड़े लेकर आई है। सी कह रहा है वह शायद अभी तक नहीं पहुंचा। और डी कह रहा है कि रमेश ने काम खत्म किया और वह अपने घर चला गया। तो आपको इसमें से संयुक्त वाक्य का क्या करना है, चयन करना है। ए मैं भी आपके जैसे डॉक्टर बनना चाहता हूं। बी मीता नए कपड़े लेकर आई है। सी वह शायद अभी तक नहीं पहुंचा। और डी रमेश ने काम खत्म किया और वह अपने घर चला गया। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी जो है, ये क्या है, यह सही हो जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, यह संयुक्त वाक्य है। चलिए सवाल नंबर 35 में देखते हैं। 35 में क्या कह रहा है, 35 में कह रहा है कि धनुर्बाण में किस तरह का समास है। तत्पुरुष, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय या द्वंद्व समास। तो आपको बनाना बताना है कि धनुर्बाण में किस तरह का समास है। तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय है या द्वंद्व समास है। तो बच्चों धनुर्बाण में समास जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, धनुष और बाण अर्थात द्वंद्व समास हो जाएगा। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए सवाल कर रहे हैं कि जिस समास में पूर्व एवं उत्तर पद दोनों की प्रधानता होती है वहां कौन सा समास होता है। अर्थात जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है कौन सा समास होगा। तत्पुरुष, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो आपको ये बताना है कि जिस समास में उत्तर पद और पूर्व पद दोनों पदों की प्रधानता होती है वहां कौन सा समास होता है। तो बच्चों वहां होता है द्वंद्व समास। विकल्प नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कह रहा है सदगति शब्द में समास होगा। आपको सदगति में समास बताना है। तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव या द्विगु समास होगा। तो आपको ये बताना है कि सदगति में कौन सा समास बनेगा। तत्पुरुष, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास या द्विगु समास। तो बच्चों सदगति में तत्पुरुष समास बनेगा। क्या बनेगा, तत्पुरुष समास बनेगा। चलिए सवाल नंबर 38 देखिए, किस शब्द में अ उपसर्ग लगा है। तो आपको ये बताना है कि किसमें जो है अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अभिमान, अनजान, अभाव या अवमान। तो आपको ये बताना है कि किसमें जो है अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अभिमान में, अनजान में, अभाव में या अवमान में। तो बच्चों अ उपसर्ग का प्रयोग जो है वो अभाव में किया गया है, बाकी किसी में प्रयोग नहीं है। अभिमान में अभी है, अनजान में अन है और अवमान में अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, जबकि अभाव में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए सवाल नंबर 30 में प्रत्यय रहित शब्द बताइए। आपको 39 में ये बताना है कि कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है। मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु और अनुवाद। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो प्रत्यय रहित है। तो 39 में आपको बताना है कि प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु और अनुवाद। तो बच्चों इसमें जो प्रत्यय रहित शब्द है वो अनुवाद है। विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा, अनुपसर्ग लगा हुआ है। चलिए सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 में कह रहा है कि अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है। तो आपको ये बताना है कि अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। अति, अपि, अधि और अति। तो आपको ये बताना है कि कौन सा उपसर्ग इसमें प्रयोग किया गया है। अति, अपि, अधि और अति। तो आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग लगा है। तो बच्चों इसमें अति उपसर्ग लगा है। विकल्प नंबर डी जो है 40 का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 41 में। कह रहा निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आपको ये बताना है कि इसमें किस शब्द में एक में उपसर्ग का प्रयोग मिल रहा है, उस शब्द का चयन करना है। ए कह रहा है निगाह, बी निवाला, सी निढाल और डी बहादुर। तो आपको ये बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अर्थात तीन शब्द हैं ऐसे जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है और एक ऐसा ही जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो 41 का उत्तर क्या होगा। तो बच्चों 41 का उत्तर हो जाएगा सी, निढाल में नी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। चलिए सवाल नंबर 42 देखते हैं। कह रहे खटोला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि खटोला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। ए कह रहा है आ, बी अ, सी ओला और डी ला। तो आपको ये बताना है कि खटोला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। आ लगा है, अ लगा है, ओला लगा है या ला लगा है। तो बच्चों खटोला शब्द में ओला प्रत्यय लगा है। विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो 42 का सी सही हो जाएगा।
चलिए 43 में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो आपको ये बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। तो आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से विकल्प आपको सही लग रहा है, उसका चुनाव करिए। तो आपको सही वर्तनी का चुनाव करना है 43 में। तो बच्चों सही हो जाएगा सी विकल्प। आशीर्वाद शब्द जो है सही है, आशी धनवाद से बनता है व्यंजन, सॉरी, विसर्ग संधि में। चलिए अगला सवाल देखते हैं 44 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो एक अशुद्ध टाइप में लिखा हुआ है, उसका चयन करना है। ए कह रहा है उज्जवल, बी कवयित्री, सी कवित्री और डी मोक्ष कह रहा है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से अशुद्ध लिखा हुआ है। ए, बी, सी या डी। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से अशुद्ध लिखा हुआ है। तो बच्चों इसमें से अशुद्ध जो लिखा हुआ है वो कौन सा लिखा है, वो सी विकल्प जो है वो अशुद्ध इसमें से लिखा हुआ है। तो 44 का सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 45। कह रहा है शुद्ध वाक्य कौन सा है। आपको ये बताना है कि इनमें से वाक्य कौन सा शुद्ध है। ए कह रहा है मेरे प्राण निकल गए। ए क्या कह रहा है, मेरे प्राण निकल गए। बी मेरा प्राण निकल गया। सी मेरा प्राण निकल गए। डी मेरी प्राण निकल गई। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है आपका सही लग रहा है। ए, बी, सी या डी। तो बच्चों 45 का उत्तर क्या हो जाएगा, 45 का ए हो जाएगा, मेरे प्राण निकल गए। क्या हो गए, मेरे प्राण निकल गए, विकल्प ए। चलिए सवाल नंबर 46। कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है। पूजनीय, 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 पूजनीय। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से शुद्ध है। तो 46 में आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो बच्चों 46 में विकल्प नंबर सी जो है वो शुद्ध है। पूजनीय शब्द होता है। कौन सा होता है, पूजनीय शब्द होता है। चलिए सवाल नंबर 47। कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द इसमें से शुद्ध है। जीजी वीसा, जीजी वीशा, जीजी वीशा या जीजी विशा। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध लिखा हुआ है। तो 47 में आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द इसमें से शुद्ध जो है वो लिखा हुआ है। तो बच्चों 47 का विकल्प नंबर डी जो है वो शुद्ध लिखा हुआ है। बाकी सभी के सभी जो है वो अशुद्ध लिखे हुए हैं। चलिए सवाल नंबर 48। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो आपको शुद्ध वाक्य का क्या करना है, चुनाव करना है। ए कह रहा है एक फूलों की माला लाओ। बी कह रहा है फूलों की एक माला लाओ। सी कह रहा है एक माला फूलों की लाओ। और डी कह रहा है फूल की एक माला लाओ। तो आपको शुद्ध इसमें से जो शब्द है उसका चुनाव करना है 48 का। एक फूल की माला लाओ, फूलों की एक माला लाओ, एक माला फूलों की लाओ, फूल की माला एक लाओ। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है 48 का वो सही हो जाएगा। तो बच्चों 48 में विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, फूलों की एक माला लाओ। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 49। 49 में कह रहा है कि विकल्प में से शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। ए कह रहा है उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता के मुंह हटाने लगते हैं। बी कह रहा है उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह चुराने लगते हैं। सी कह रहा है उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता के मुंह बनाने लगते हैं। और डी कह रहा है उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से हटाने लगते हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो आपको शुद्ध लग रहा है, उसका चुनाव करना है। तो 49 में शुद्ध विकल्प का चुनाव करना है। तो बच्चों 49 का विकल्प नंबर बी जो है वो शुद्ध हो जाएगा। उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह चुराने लगते हैं। चलिए सवाल नंबर 50 पर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चुनाव करिए। तो आपको शुद्ध विकल्प का चुनाव करना है। ए कह रहा है कि देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा। ए कह रहा है देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा। बी कह रहा है कि पंडित नेहरू का आभारी रहेगा सदा देश। सी कह रहा है कि पंडित नेहरू का देश रहेगा आभारी सदा। और डी कह रहा है कि देश सदा आभारी रहेगा पंडित नेहरू का। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से विकल्प जो है वो शुद्ध हो जाएगा। ए, बी, सी और डी इसमें से कौन सा विकल्प शुद्ध होगा। 50 का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों 50 का जो विकल्प ए होगा यह शुद्ध है। देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा, विकल्प ए जो है वो शुद्ध है। चलिए सवाल नंबर 51 में आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चुनाव करिए। तो आपको 51 नंबर में भी विकल्प में शुद्ध चुनाव वाक्य का चुनाव करना है। ए कह रहा है कि भारत में कई दर्शनीय स्थल योग्य हैं।
बी कह रहा है भारत में कई स्थल दर्शनीय हैं, सी कह रहा है भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं, और डी कह रहा है कि देखने योग्य स्थल भारत में कई हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध होगा। तो बच्चों 51 में विकल्प नंबर सी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर लिखा हुआ है। तो 51 का सी जो है वो सही है। देखते हैं सवाल नंबर 52। सवाल नंबर 52 क्या कह रहा है? कह रहा है समुद्र का पर्यायवाची है। तो आपको ये बताना है कि समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है? सरिता, सागर, सरोवर और जलद। तो आपको ये बताना है कि कौन सा समुद्र का पर्यायवाची इसमें से है। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा बी, सागर जो है वो समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो 52 का बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 53 की। कह रहा बाढ़ के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है? तो आपको ये बताना है कि बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प इसमें से उचित है। ए कह रहा है सर सिलीमुख, बी कह रहा है तीर विभूति, सी कह रहा है सहायक वार और डी कह रहा है सर और तोप। तो आपको ये बताना है कि बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प इसमें से उचित है। ए, बी, सी और डी। तो कौन सा विकल्प आपको उचित लग रहा है? तो बच्चों इसमें से विकल्प ए नंबर जो है वो सही है, सर और सिलीमुख। चलिए सवाल नंबर 53 में कह रहा है कि कौशल का पर्यायवाची नहीं है। आपको ये बताना है कि कौशल का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है। ए कह रहा है दक्षता, बी कुशलता, सी अभ्यागत और डी पटुता। तो आपको ये बताना है कि कौशल का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं है। दक्षता, कुशलता, अभ्यागत या पटुता। तो बच्चों कौशल का पर्यायवाची शब्द जो इसमें से नहीं है वो अभ्यागत जो है वो नहीं है। बाकी सभी जो है कौशल के पर्यायवाची शब्द इसमें से हैं। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 55। क्या कह रहा है? स्वप्न का विलोम है। आपको ये बताना है कि स्वप्न का विलोम क्या बनेगा। दिवास्वप्न, खुमारी, निद्रा या जागरण। तो आपको बताना है कि स्वप्न का विलोम क्या बनेगा। दिवास्वप्न, खुमारी, निद्रा या जागरण। तो बच्चों स्वप्न का विलोम जागरण होता है। क्या होता है? तो स्वप्न का विलोम जागरण होता है। विकल्प नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा 55 का। चलिए सवाल नंबर 56। कह रहा है उपजाऊ का विलोम है। आपको ये बताना है कि उपजाऊ शब्द का विलोम क्या बनेगा। सिंचित, खाद, ऊषर या बंजर। तो आपको बताना है कि उपजाऊ का विलोम क्या बनेगा। सिंचित, खाद, ऊषर या बंजर। तो बच्चों उपजाऊ का विलोम जो है वो बंजर बनेगा। विकल्प नंबर डी जो है वो 56 का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 57 में। खैर आर्द्र का विलोम शब्द है। आपको ये बताना है कि आर्द्र का विलोम क्या बनेगा। ए कह रहा नम, बी शुष्क, सी गीला और डी लचीला। आपको बताना है कि आर्द्र का विलोम क्या होगा। नम, शुष्क, गीला और लचीला। तो बच्चों आर्द्र का विलोम जो है वो शुष्क होता है। विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। 57 का बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 58। कह रहा अनन्य मनस्क शब्द का आशय क्या है। आपको बताना है कि अन्य मनस्क शब्द का आशय क्या है। जिसका मन अपनी ओर हो, बी जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, सी जिसका मन निर्मल हो और डी जिसका मन केंद्रित हो। तो आपको ये बताना है अन्य मनस्क शब्द का आशय क्या होगा। तो बच्चों अन्य मनस्क शब्द का जो आशय होगा वो हो जाएगा विकल्प बी, अर्थात जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हुआ हो। तो 58 का विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 59 में सवाल में कह रहा है कि जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ क्या है। आपको ये बताना है कि जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ क्या होगा। अमानक, अपरिग्रह, अपरिमेय और अतुल्य। तो आपको बताना है कि जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ क्या होगा। अमानक होगा, अपरिग्रह होगा, अपरिमेय होगा या अतुल्य होगा। तो बच्चों जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ होता है अपरिमेय होगा। विकल्प नंबर सी जो है 59 का सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 60 में कह रहा वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है। आपको बताना है कि वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है उसको क्या कहेंगे। अन्योदर, दूरस्थ, औरस या सहोदर। तो आपको ये बताना है कि जो भाई अन्य माता से उत्पन्न हुआ है उसे हम क्या कहेंगे। तो 60 का उत्तर आपको देना है। तो बच्चों जो भाई अन्य माता से उत्पन्न हुआ होता है उसको अन्योदर कहते हैं। विकल्प नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए
सवाल नंबर 61 कह रहा है हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ होगा। आपको ये बताना है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, इस का अर्थ क्या होगा। ए कह रहा है रहस्यमयता बनाए रखना, बी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सी निद्रा प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करना और डी काम न आने पर बहाना ढूंढना। तो आपको ये बताना है कि हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ क्या होगा। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात 61 का विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 62 कह रहे निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा या लोकोक्ति क्या होगी। तो आपको नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि आतंकवाद का मुकाबला, बीच में जगह छूटी है नहीं है, इस बीच के जो स्पेस है खाली जगह है उसमें आपको नीचे दिए गए विकल्प में से किसी एक विकल्प का चुनाव करके भरना है। विकल्प ए कह रहा है कि भीगी बिल्ली होना, बी बहती गंगा में हाथ धोना, सी कह रहा बाएं हाथ का खेल और डी कह रहा मक्खी मारना। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा इसमें भरा जाएगा। तो 62 का उत्तर क्या होगा। आतंकवाद का मुकाबला, तो इसका विकल्प हो जाएगा सी बाएं हाथ का खेल नहीं है, तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 63 में कह रहा है निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। तो 63 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में लोकोक्ति का चुनाव करिए। ए कह रहा है अंक भरना, बी आस्तीन का सांप, सी कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली और डी कह रहा है तूती बोलना। तो आपको इसमें से लोकोक्ति का क्या करना है, चुनाव करना है। ए कह रहा अंक भरना, बी आस्तीन का सांप, सी कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली और डी तूती बोलना। तो बच्चों इसमें से सही हो जाएगा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, अर्थात 63 का विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 64 कह रहा अवधि का निजी छंद है। तो आपको ये बताना है कि अवधि का निजी छंद क्या है। बरवे, कवित, रोला और छप्पय। तो आपको ये बताना है कि अवधि का निजी छंद क्या है। बरवे है, कवित्त है, रोला है या छप्पय है। तो बच्चों अवधि का जो निजी छंद है वो बरवे है। क्या है, बरवे जो है इसका निजी छंद है। कवित्त वर्णिक छंद है, रोला जो है वो सममात्रिक छंद है और छप्पय जो है आपका विषम मात्रिक छंद है। चलिए 65 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि कौन सा छंद सोरठा का विपरीत होता है। आपको बताना है कि कौन सा छंद सोरठा का विपरीत है। रोला, छप्पय, चौपाई या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा छंद जो है वो सोरठा का विपरीत है। रोला, छप्पय, चौपाई या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों रोला का विपरीत जो है, सॉरी सोरठा का विपरीत इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि सोरठा का विपरीत जो है वो क्या होता है, वो दोहा होता है। तो दोहा इस विकल्प में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो 65 का डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 66 में कह रहा है कि चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है। तो आपको बताना है कि चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है। 13, 11, 16 और 24। तो आपको ये बताना है कि चौपाई छंद में मात्राओं की कितनी संख्या होती है। तो बच्चों इसमें संख्या होती है 16। 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और यह सममात्रिक छंद है। चलिए सवाल नंबर 67 कह रहा है जिस छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में 12-12, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं के साथ ही सम चंद्रों के अंत में जगण होता है, उस छंद का नाम बताइए। तो उस छंद का नाम बताना है मालिनी, वर्वे, रोला या इंद्रब्रजा। तो आपको बताना है कि यह कौन सा छंद बनेगा कि जिसके प्रथम तीसरे में 12 और चतुर्थ में और द्वितीय में 7-7 मात्राएं। तो बच्चों ये बन जाएगा वर्वय छंद, अर्थात विकल्प नंबर बी जो है वो 67 का सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 68 कह रहा बड़ाई और बढ़ाई, बढ़ाई और बढ़ाई शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ बताना है प्रशंसा, बढ़ोतरी, महानता, कारपेंटर, सम्मान, तक्षक, खुशामद और आमद। तो आपको बताना है कि इसका सही अर्थ क्या बनेगा। 68 में सही अर्थ क्या बनेगा। तो बच्चों बढ़ाई मने प्रशंसा और बढ़ाई मने बढ़ोतरी। विकल्प नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा, ए विकल्प सही होगा। चलिए सवाल नंबर 69 कर इति और इति शब्द का सही अर्थ क्या होगा। कह रहा इति और इति शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ बताना है समाप्त, शुभ, प्रारंभ, विघ्न, विघ्न, समाप्त,
समाप्त, विघ्न। तो आपको बताना है कि 69 का कौन सा सही हो जाएगा। तो इति मने समाप्त और इति मने विघ्न होता है। तो विकल्प नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। 69 का डी सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 70 देखते हैं। कह रहा कूच और कूच शब्द का सही अर्थ क्या होगा। कूच और कूच शब्द का सही अर्थ क्या होगा। ए उरोज सेना, सेना अस्तन, उरोज प्रस्थान, अस्तन और कली। तो आपको बताना है कि इसका सही अर्थ जो है वो क्या होगा 70 का। तो 70 का सही अर्थ बताना है। ए उरोज सेना, बी सेना अस्तन, सी उरोज प्रस्थान, डी अस्तन और कली। तो 70 का उत्तर क्या हो जाएगा। तो बच्चों 70 का उत्तर हो जाएगा सी उरोज और प्रस्थान, अर्थात विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 71 में कह रहा शम और शम इस युग्म का सही अर्थ क्या होगा। सम शम का सही अर्थ बताना है। शांति, चावल, शांति, मोक्ष, चावल, शांति, समान और मोक्ष। तो 71 का उत्तर आपको बताना है क्या बनेगा। सम शम शब्द का सही युग्म वाला शब्द कौन सा बनेगा। ए शांति चावल, बी शांति मोक्ष, सी चावल शांति, डी समान और मोक्ष। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा समान और मोक्ष। सम मने समान और सम मने मोक्ष होता है। चलिए सवाल नंबर 72 में कह रहा फल का अर्थ है। तो आपको फल का अर्थ बताना है। ए कह रहा वृक्ष का फल, परिणाम तीर का अगला भाग, बी कह रहा वृक्ष का फल परिणाम और भाला, सी कह रहा वृक्ष का फल परिणाम तलवार का अगला भाग, और डी कह रहा है वृक्ष का फल परिणाम और चाकू। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा फल के अर्थ में। तो बच्चों फल के अर्थ में विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा। ए जो है विकल्प 72 वाले का सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 73 कह रहे अनेकार्थी शब्द अर्थ का आशय नहीं है। तो आपको ये बताना है कि अनेकार्थी शब्द अर्थ का आशय नहीं है। ए प्रतीक, बी मतलब, सी धन और डी उद्देश्य। तो आपको ये बताना है कि इसमें से अर्थ का आशय क्या नहीं है। प्रतीक, मतलब, धन और उद्देश्य। तो चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो बच्चों इसमें से विकल्प ए जो है वो इसका आशय नहीं है। प्रतीक अर्थ का आशय नहीं होता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 74 की। सवाल नंबर 74 में कह रहा है कि अनेकार्थी शब्द कोटि का आशय नहीं है। तो आपको ये बताना है कि कोटि का आशय क्या नहीं है। धनुष की नोक, करोड़, आशीर्वाद और वर्ग। तो आपको ये बताना है कि अनेकार्थी शब्द कोटि का आशय क्या नहीं होता है। धनुष की नोक, बी कह रहा है करोड़, सी कह रहा है आशीर्वाद और डी कह रहा है वर्ग। तो 74 का उत्तर क्या होगा। तो बच्चों 74 का विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, आशीर्वाद। चलिए सवाल नंबर 75 कह रहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें कौन सा रस है। तो आपको क्या बताना है, रस बताना है। शांत रस। बच्चों श्रृंगार गलत लिखा है। श्रृंगार की वर्तनी ऐसे लिखी जाती है। करुण और हास्य। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो रस है। शांत रस है, श्रृंगार है, करुण है या हास्य है। तो 75 का उत्तर क्या होगा। तो बच्चों 75 का उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा, श्रृंगार है। क्या है इसमें से, श्रृंगार रस है। चलिए सवाल नंबर 76 शोभित कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दही लेप लिए। भगवान कृष्ण के बारे में बात कर रहा है कि बकैया खींच रहे हैं और मुंह पर दही लगाए हुए हैं। तो कौन सा रस है इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस इसमें से है। वात्सल्य, करुण, श्रृंगार और शांत। तो आपको बताना है कि कौन सा रस जो है इसमें से है। वात्सल्य है, करुण है, श्रृंगार है या शांत है। तो बच्चों 76 का उत्तर क्या होगा। 76 का उत्तर ए हो जाएगा, वात्सल्य रस इसमें से है। कौन सा रस है, वात्सल्य है। चलिए सवाल नंबर 77 किस रस को रसराज कहा जाता है। आपको बताना है कि किस रस को जो है क्या कहते हैं, रसराज कहा जाता है। हास्य, श्रृंगार, वीर और शांत। तो आपको बताना है कि किसको जो है वो क्या कहा जाता है, रसराज जो है वो किसको कहा जाता है। तो बच्चों हास्य, श्रृंगार, वीर और शांत। तो बच्चों श्रृंगार रस को जो है वो रसराज कहा जाता है। बच्चों टाइपिंग में थोड़ा जो टाइप होता है उसमें श्रृंगार मोबाइल में टाइप नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पर गलत टाइप हुआ है। श्रृंगार की वर्तनी ऐसे लिखी जाती है। चलिए सवाल नंबर 78 कह रहा शांत रस का अस्थाई भाव क्या है।
आपको बताना है कि शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? भक्ति, वत्सल वत्सल, निर्वेद या जुगुप्सा? तो आपको बताना है कि शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? 78 का उत्तर देना है। भक्ति, वत्सल, निर्वेद या जुगुप्सा? तो बच्चों शांत रस का अस्थाई भाव जो है वो निर्वेद होता है। विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 79 कह रहा, आँखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियां सुन रूखी? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रस है। तो उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस है, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस या संयोग श्रृंगार रस? तो आपको बताना है कि कौन सा रस जो है इसमें है। वीर रस है, वियोग श्रृंगार रस है, शांत रस है या संयोग श्रृंगार रस है? तो बच्चों इसमें से वियोग श्रृंगार रस है। विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 80 कह रहा है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? आपको बताना है कि करुण रस का अस्थाई भाव वो क्या होता है? उत्साह, शोक, रति और हास्य? तो बताना है कि करुण का अस्थाई भाव जो है वो क्या होता है? तो बच्चों करुण का अस्थाई भाव शोक होता है। विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 81 कह रहा, सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपत परियों प्रभात? इसमें आपको अलंकार बताना है। मैं अलंकार है, आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक या उपमा अलंकार? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीतपटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपत परियों प्रभात? तो बच्चों इसमें अलंकार जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 82 में कह रहा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली सौ बंध्यो आगे कौन हवाल? आपको बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। तो इन पंक्तियों में आपको अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार बनेगा। रूपक, श्लेष, अन्योक्ति या उत्प्रेक्षा? तो आपको बताना है कि कौन सा अलंकार बनेगा। बिहारी का, ये बिहारी की पंक्ति है, बिहारी का दोहा है। बच्चों इसमें अलंकार बनेगा अन्योक्ति, अर्थात विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा 82 का। चलिए सवाल नंबर 83 कर, दीप सा ही जल रहा है, कह दो तुम्हें कैसे बुझाऊं, कह दो तुम्हें कैसे बुझाऊं? इसमें कौन सा अलंकार है? क्योंकि अलंकार तो उपमा है, लेकिन कौन सा उपमा है? लुप्तोपमा, मालोपमा, पुरुषोपमा, उपयोपमा? तो आपको बताना है कि कौन सा उपमा है। लुप्तोपमा, मालोपमा, पुरुषोपमा या उपमेयोपमा? तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से अलंकार बनेगा। दीप साहिए जल रहा है, कह दो तुम्हें कैसे बुझाऊं? तो बच्चों 83 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 83 का उत्तर हो जाएगा सी, इसमें पुरुषोपमा है। क्या है इसमें? पुरुषोपमा है। तो विकल्प नंबर सी जो है वो 83 का सही हो जाएगा। चलिए बच्चों सवाल नंबर 84 कर, दृग उर्झत टूटत कुतुम, जुरत चतुर चितप्रीत, अपर्ति गांठ दुर्जन ही दई नई हरित? आपको इसमें अलंकार की पहचान करनी है कि कौन सा अलंकार इसमें से होगा। परिसंख्य अलंकार, विभावना अलंकार, विरोधाभास और असंगति? तो आपको बताना है कि कौन सा अलंकार इसमें से होगा। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चितप्रीत, अपरत गांठ दुर्जन ही दई नहीं हरित? तो बच्चों इसमें जो अलंकार बनेगा वो असंगति अलंकार बनेगा। विकल्प नंबर डी जो है वो 84 का सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 85 कर, रही मन जो गतिदीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरा होए? इसमें भी आपको क्या बताना है? अलंकार का चयन करना है। ए उपमा, बी श्लेष, सी यमक और डी असंगति? तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा अलंकार बनेगा। रहीमन जो गतिदीप की, पुल कपूत की सोए, बारे मुझे आरे करे बड़े अंधेरा होए? तो आपको बताना है कि कौन सा अलंकार इसमें बनेगा। तो बच्चों इसमें अलंकार बनेगा वो श्लेष बनेगा। क्या बनेगा? श्लेष बनेगा। यहाँ बारह के दो अर्थ है। चलिए सवाल नंबर 86 कह रहे, किस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? आपको बताना है कि किस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। सवाल नंबर 85 का उत्तर आपको देना है। ए कह रहा है, रमेश तेज धावक है, बी वह काला कुत्ता है, सी वह धीरे से बोलता है और डी सत्यवाणी सुंदर होती है? तो आपको 86 का उत्तर देना है कि किस में जो है क्रिया विशेषण युक्त वाक्य प्रयोग हुआ है। तो बच्चों इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, वह धीरे से बोलता है। यह क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। चलिए सवाल नंबर 87 सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? आपको ये बताना है कि सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद जो है वो प्रयोग हुआ है। निश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक या समुदायवाचक? तो अब बताना है कि कौन सा विशेषण का भेद इसमें से प्रयोग किया गया है। सभा में 20 लोग थे। तो बच्चों 87 का उत्तर हो जाएगा
सी हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। क्योंकि जब नंबर को हम बहुवचन में करते हैं तो वो करेक्ट नहीं होता है, मतलब वो जब बहुवचन हो जाता है तो फिक्स नहीं होगा। 20 लोग रहेगा तो निश्चित हो जाता। 20 का मतलब अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। चलिए सवाल नंबर 88 करें, नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो चूंकि बूंद बूंद में रेखांकित होना चाहिए था, अब ये ऐसे हो जाएगा। बताइए, अब आपको बताना है कि वाक्य में रेखांकित पद क्या है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है या विशेषण है। तो नल बूंद बूंद टपक रहा है, वस में रेखांकित पद क्या है, मैंने रेखांकित बना दिया है क्योंकि इसमें छूट गया था। बूंद बूंद के नीचे रेखांकित मैंने कर दिया है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा रेखांकित पद शब्द क्या है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है या विशेषण है। तो 88 का उत्तर आपको देना है कि 88 का क्या हो जाएगा। तो बच्चों 88 का उत्तर हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 89, दीपक सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। कह रहा है दीपक सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा है, सौकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक या अकर्मक। तो आपको बताना है कि क्रिया का कौन सा भेद है, दीपक सो रहा है। तो बच्चों सोना क्रिया अकर्मक होती है, इसलिए डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। 89 का डी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 90, कह रहा है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो आपको 90 सवाल में ये बताना है कि किस वाक्य में जो है वो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ये कह रहा है आप अपना, आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छिपाना, आप भला तो जग भला, यहाँ यह मेरी निजी पुस्तक है। आपको बताना है कि इसमें जो है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। आज अपनापन कहाँ है, बी कह रहा है अपनों से क्या छिपाना, सी आप भला तो जग भला, और डी कह रहा है यह मेरी निजी पुस्तक है। तो बच्चों इसमें जो निजवाचक सर्वनाम है वो सी विकल्प में हुआ, आप भला तो जग भला। आपका मतलब अगर अपना भला तो सबका भला होता है। चलिए सवाल नंबर 91 में कह रहा है कि जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने के योग्य होता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है। कह रहा है कि जब वाक्य में प्रयुक्त होने को योग्यता प्राप्त करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब जब किसी शब्द को जब हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग के योग्य हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, ध्वनि, पद, समास और वाक्य। तो आपको बताना है कि जब कोई भी शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो बच्चों उसे हम पद कहते हैं। विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 92 में कह रहा है कि जिस समास के उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व तथा उत्तर प्रदेश में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है वहां कौन सा समास होता है। तो आपको बताना है कौन सा समास होगा, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि समास। तो आपको ये बताना है कि इस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है वहां कौन सा समास होता है। तो बच्चों 92 का उत्तर हो जाएगा ए, वहां कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास बनता है, कर्मधारय। चलिए सवाल नंबर 93, कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है इसमें से। तो 93 में संज्ञा से बने हुए विशेषण शब्द की पहचान करनी है। ए कह रहा है नमक, बी कृपा, सी जाति और डी कुलीन। तो 93 का उत्तर आपको देना है कि कौन सा विकल्प जो है इसमें से सही हो जाएगा, नमक, कृपा, जाति और कुलीन। तो बच्चों इसका विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा, कुल से कुलीन बना है, अर्थात विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए 94 नंबर सवाल में देखिए कह रहा है प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के कितने प्रकार के होते हैं। आपको ये बताना है कि प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 2, 10, 4, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 2, 10, 4, इनमें से कोई नहीं। तो 94 का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। 2 प्रकार के होते हैं, विधेय विशेषण और विशेष विशेषण। चलिए सवाल नंबर 95, कह रहा दक्षिण भारत के हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको ये बताना है कि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। चेन्नई, बंगलोर, हैदराबाद या मैसूर। तो आपको बताना है कि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। 95 का उत्तर देना है। तो बच्चों 95 का उत्तर ए सही हो जाएगा, यह चेन्नई में स्थित है। चलिए सवाल नंबर 96, रंगभूमि किसका उपन्यास है। आपको ये बताना है बच्चों कि रंगभूमि जो है वो किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ए प्रेमचंद, बी गोविंद मिश्र, सी रामदरस मिश्र और डी जयशंकर प्रसाद। तो आपको ये बताना है कि रंगभूमि किसका उपन्यास है। तो बच्चों रंगभूमि जो है वो प्रेमचंद का उपन्यास है। विकल्प ए जो है वो 96 का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 97 की, कह रहा है ध्रुव स्वामी नाटक किसका है।
आपको ये बताना है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद और सेठ गोविंदास। तो अब बताना है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद या सेठ गोविंदास। तो बच्चों ये लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा 97 का। चलिए सवाल नंबर 98 कह रहा बीजक किसकी रचनाओं का संकलन है। तो आपको ये बताना है कि बीजक किसकी रचनाओं का संकलन है। ए सूरदास, बी नंददास, सी कबीरदास और डी सुंदरदास। तो आपको बताना है कि बीजक किसकी रचनाओं का संकलन है। सूरदास, नंददास, कबीरदास या सुंदरदास। तो बच्चों बीजक जो है वो कबीरदास की रचनाओं का संकलन है और इनके शिष्य धर्मदास ने इसका संकलन किया था। चलिए सवाल नंबर 99 कह रहा भारत भारती किसकी रचना है। तो आपको बताना है कि भारत भारती किसकी कृति है। हरिऔध की, मैथिली शरण गुप्त की, निराला की या भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो आपको ये बताना है कि भारत भारती किसकी कृति है। हरिऔध की है, मैथिली शरण गुप्त की, निराला की या भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो चूंकि बच्चों भारत भारती का प्रकाशन 1912 और यह मैथिली शरण गुप्त की कृति है। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। और बच्चों आज का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 100, हार की जीत किसकी कहानी है। यह आज का अंतिम सवाल है। हार की जीत किसकी कहानी है। सेठ गोविंद दास, जीपी श्रीवास्तव, सुदर्शन और जयशंकर प्रसाद। तो आपको ये बताना है कि हार की जीत किसकी कहानी है। तो बच्चों हार की जीत जो है वो सुदर्शन की कहानी है। किसकी कहानी है। सुदर्शन की कहानी है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। धन्यवाद।